हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। हरीश खुराना जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और जिस तरह से देखें कि पांचों राज्यों के आज नतीजे सामने आ रहे हैं और शुरुआती जो रुझान है वो भी सामने आ रहे हैं, क्या कुछ दावा करते हैं आप? लेकिन निश्चित तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से विश्वास है कि अब पांचों राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अपार जी। सफलता मिलेगी। असम के अंदर 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पौंडीचेरी के अंदर हम 2/3 बहुमत से हम आगे चल रहे हैं। और पश्चिम बंगाल, जहां पे सबकी नजरें हैं, जी। निश्चित तौर के ऊपर मुझे लगता है कि आज ममता दी का एज अ मुख्यमंत्री के नाते जी। आज आखिरी दिन होने वाला है और कल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की प्रक्रिया वहां शुरू होने वाली है। हमें पूर्ण रूप से विश्वास है नरेंद्र मोदी जी का वन-ऑन-वन कनेक्ट विद द पीपल। बिल्कुल, आपके पास वापस लौटेंगे हरीश जी, लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी। पश्चिम बंगाल में झारग्राम से बीजेपी आगे चल रही है। झारग्राम से बीजेपी 975 वोट से आगे चल रही है। झारग्राम से बीजेपी इस समय आगे चल रही है। रुझान लगातार सामने आ रहे हैं और बीजेपी झारग्राम में 975 वोटों से आगे चल रही है। हरीश जी, आपके पास आऊंगी। बीजेपी झारग्राम में 975 वोटों से आगे चल रही है, बढ़त बनाए हुए है। देखिए, हमारा जो फीडबैक आया है, हम निश्चित तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बनेगी पश्चिम बंगाल के अंदर और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री की प्रक्रिया बनाने की कल से वहां शुरू हो जाएगी। हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। और निश्चित तौर के ऊपर अभी तमिलनाडु की बात रह गई है। तमिलनाडु के अंदर एआईडीएमके के नेतृत्व के अंदर हमें अगले कुछ घंटों में हमें जो नतीजे आएंगे, निश्चित तौर पर हमें विश्वास है कि हम बहुत अच्छा करेंगे वहां पे और वहां सरकार बनाएंगे। केरल के अंदर हम मेनी फोल्ड्स परसेंटेज हमारी बढ़ने वाली है वोट प्रतिशत की और वहां पे अच्छा खासे विधायक हमारे यहाँ चुन के आएंगे। हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। लेकिन जैसा आपने कहा, पश्चिम बंगाल पे सबकी नजर है, हमारी भी नजर वहां है, क्योंकि असम में तो हम 2/3 बहुमत से जीतेंगे। हेमंत की सरकार दोबारा वहां 2/3 बहुमत से बनने वाली है, ये पूर्ण रूप से विश्वास है। लेकिन ममता बनर्जी का सालों से जो कुप्रशासन चल रहा था, उसका अंत आज शाम तक नतीजे आते आते हो जाएगा और कल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन वहां होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। और यहाँ पर ददीबल जी, क्योंकि कितना आप तारुफ रखते हैं हरीश जी की बात से, 5 राज्यों में नतीजे आ रहे हैं और बीजेपी ने जहां 3 राज्यों में तो शेरोटी के साथ करे और केरल तमिलनाडु में भी साफ तौर से कहा जा रहा है कि बीजेपी आएगी। हरीश जी जिस तरह से दावा कर रहे हैं, देखिए, अगर केरल में तो नहीं दिख रही है, अभी जो रुझान है वो साफ साफ बता रहे हैं और पिछला इतिहास भी बता रहा है कि केरल में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है जी। लेकिन हाँ, ज़रूर ये है कि अपना उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं वो ठीक। लेकिन तमिलनाडु में भी अभी जो चल रहा है वहाँ, जिस तरह से टीबीके ने जिस तरह से वहाँ घुसपैठ की है तो खेल बिगड़ रहा है वहाँ पर। लेकिन अभी भी डीएमके लीड कर रही है। अब टीबीके तय करेगा कि वो किसके साथ जाता है। अभी तक तो सिंगल लार्जेस्ट वहाँ जो दिख रही है वो डीएमके अलायंस दिख रहा है और जाहिर है कि डीएमके अलायंस अगर है और यही स्थिति बनी रही तो हाँ, ये ज़रूर है कि बीजेपी एक मजबूत स्थिति में वहाँ आएगी जी। अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी मजबूत तरीके से। लेकिन अभी दावे से नहीं कहा जा सकता कि वहाँ, हाँ, असम में वो साफ दिख रहा है कि असम में उनकी सरकार बन रही है। दक्षिण का एक बहुत अलग तरीके का फिनोमिना है, वहाँ भाजपा के लिए बहुत आसान नहीं है। जैसे बंगाल था, बंगाल में इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो बंगाल के ही थे और 1950 से लगातार जनसंघ और भाजपा वहाँ लगा रहा कि वो अपनी स्थिति वहाँ मजबूत करे, लेकिन वहाँ नहीं कर पाया। इतने समय के बाद इस बार स्ट्रेटजिकली जिस तरह से भाजपा ने वहाँ किया है, वो पिछली बार भी कोशिश बहुत की गई थी लेकिन वो नहीं हो पाया। इस बार जो SIR हुआ और तमाम सारे बांग्लादेशी और बाहर के जो वहाँ घुसपैठिए थे उन लोगों के जो नाम कटे और उन सब का, तो उसका साफ असर दिख रहा है। और कुछ काम वहाँ पर राहुल गांधी ने भी किया है, जो सेंधमारी की कोशिश की है, तो उससे भी ममता बनर्जी के वोट बैंक को काफ़ी नुकसान हुआ है। SIR में बहुत सारी जगहों पर जो नाम कटे हैं उसका हुआ है। तो लेकिन जहाँ तक दक्षिण की बात अगर हम करें तो दक्षिण में केरल में साफ साफ दिख रहा है, वहाँ पिछला जो इतिहास रहा है वो भी इनके लिए बहुत सुकून वाला नहीं है।
तो उसको अगर आप देखें तो केरल में बहुत ज़्यादा इनके लिए स्कोप नहीं दिख रहा है, मुझे कम से कम। बिल्कुल, कहीं पर साफ जो स्थिति है धीरे धीरे क्लियर हो रही है, तो कहीं अभी भी संशय बरकरार है। ललित, जिस तरह से देखें कि बीजेपी ताल ठोक कर दावा कर रही है अपनी गवर्नमेंट के लिए कि 5 राज्यों में भी आ सकते हैं, लेकिन 3 में तो पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही, तो क्या इस बार भी ईवीएम बदनाम होगी? सवाल खड़े होंगे ईवीएम पर? देखिए, ईवीएम बदनाम होगी या नहीं होगी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन कुल मिलाकर अभी तक चुनाव प्रचार में या दूसरी चीजों में ये मुद्दे में नहीं है। किसी ने बयानबाजी भी ऐसी नहीं की है कि ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा किया है। इस बार तो कई दूसरे और मुद्दे हैं। चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़ा किया गया है नेताओं के द्वारा। इसके अलावा एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया गया है। चुनाव आयोग ने जिस तरीके से इंतजाम किए हैं उसको लेकर सवाल खड़ा किया गया है। तो कुल मिलाकर इस बार तो विषय ही दूसरे हैं, और हम देख रहे हैं कि जिस तरीके का वो है मामला है, उसमें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आखिरकार किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जया, कि चुनाव नतीजे जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और खास तौर पर बंगाल में जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट चल रही है दोनों दलों के बीच में। और अभी तक हालांकि 293 का आंकड़ा तो टच नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से पार्टियों के बीच में, बीजेपी और टीएमसी के बीच में आंकड़े एकदम नेक टू नेक चल रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो मतदान ज्यादा हुआ है। और कई एक्सपर्ट्स ने इस बात को कहा कि जहां एक और मुस्लिम्स का सारा वोट कंसंट्रेट होके टीएमसी में चला गया है, वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं का सारा वोट कंसंट्रेट होके जो है वो बीजेपी में चला गया है। तो जिस तरीके के आंकड़े दिख रहे हैं वो भी अपने आप में काफी दिलचस्प हैं। अब आखिरी मौके पर पलड़ा किस तरफ झुकेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन कुल मिलाकर बंगाल की जो जंग है वो काफी दिलचस्प होने वाली है, ये इस बात का प्रतीक तो जरूर है। बिल्कुल, और भी तमाम आगे जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन जल्दी से आपको आंकड़े बता देते हैं कौन कहां पर आगे चल रहा है। असम का जिक्र करें तो बीजेपी 73, कांग्रेस 34 और अदर्स के पास 9 सीटें हैं। इसके साथ साथ यहां पर तमिलनाडु का जिक्र करें तो डीएमके 65, एडीएमके 40, टीवीके यहां पर आगे चल रही है, अदर्स के पास 6 है। इसके साथ ही पुडुचेरी में बीजेपी 16, कांग्रेस 3, अदर्स के पास 7 सीटें हैं। तो इस तरह से जो कुछ आंकड़ा है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। ददीबल जी, जिस तरह से देखें कि आज जनता अपना फैसला दे देगी, पश्चिम बंगाल का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं क्योंकि काफी महत्वपूर्ण स्टेट हो जाता है, और बीजेपी ने जिस तरह से यहाँ जोरदार टक्कर दी है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। और सबसे ज्यादा जो निगाहें हैं वो भवानीपुर सीट पर रहने वाली है, हॉट सीट है। भवानीपुर से ममता बनर्जी को हराना बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन भवानीपुर भी अब 2 तरीके से बढ़ चुका है। एक अर्बनाइज भवानीपुर है और दूसरा पुराना भवानीपुर है। तो वहाँ भी उसका जो अर्बनाइज सेक्टर है वहाँ पर तो बीजेपी बेहतर कर सकती है, लेकिन बाकी हिस्सों में नहीं, और वहाँ पर ममता बनर्जी हारेंगी ये बहुत मतलब जिसको कहें कि ख्वाब में भी नहीं सोचा जा सकता है। भवानीपुर में जिस तरह से उन्होंने काम किया है, जिस तरह से उनकी पैठ है, और ममता बनर्जी को वहाँ से जीतना ही चाहिए जितना उन्होंने भवानीपुर में काम किया है। तो भवानीपुर तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ कुछ कर पाएंगे जो है, लेकिन हाँ बाकी बंगाल में जिस तरह इस बार का ट्रेंड है, जिस तरह पोलिंग परसेंटेज रिकॉर्ड हुआ है और जिस तरह एसआईआर में नाम कटे हैं, और वहाँ पर जिस तरह से राहुल गांधी ने भी सेंधमारी की है, और भाजपा के दिग्गजों ने जिस तरह से वहाँ प्रचार प्रसार किया है। अभी आप झारग्राम की इससे पहले बता रहे थे कि वो कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। झारग्राम में अमित शाह ने पूरा फोकस किया था वहाँ पर और रैलियाँ की थी। तो भाजपा ने तो अपने सारे दिग्गज लगा दिए थे, चाहे वो सेंटर के मिनिस्टर्स हों, स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हों या दूसरे उनके नेता हों, सबको झोंक दिया था। भाजपा ने तय कर लिया था कि इस बार बंगाल फतह करना है। पिछली बार बीजेपी ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन उस 77 सीटों पर जा कर के उनका रथ रुक गया था और जीत का। और कांग्रेस और लेफ्ट जो है, वहाँ लेफ्ट जो अच्छी पोजीशन में हुआ करती थी, कभी कभी सरकार रही उसकी एक लंबे समय तक, लेकिन ममता बनर्जी ने उन्हें 2016 में जब बाहर किया तो
जो है जिस तरह से 2011 में तो बाहर किया, उसके बाद से लगातार तो वो लेफ्ट भी जीरो पर ही सिमट गया था और ममता बनर्जी का प्रचंड बहुमत रहा। वहाँ 77 सीटों पर भाजपा पहुंची थी, लेकिन इस बार भाजपा वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती थी और उसके लिए उसने हर तरह से वहाँ जो खून खराबा होता था, बंगाल का पहला चुनाव है जहाँ पर हिंसा नहीं हुई। हिंसा के नाम पर छिटपुट झड़प सेकंड फेज में कुछ जगहों पर हुई, क्योंकि सेकंड फेज जो हुआ था वो ज़्यादातर टीएमसी के प्रभाव वाला था। तो लेकिन पहला चुनाव था जहां बंगाल में हिंसा नहीं हुई, खून खराबा नहीं हुआ, तो ये कहीं ना कहीं एक मैसेज था क्लियर कट कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये सब जो गड़बड़ियां वहाँ होती थी, जो मसल्स पावर इस्तेमाल होती थी चुनाव में, वो सब नहीं होने पाएगा। चाहे सेंटर की फोर्सेस लगानी पड़ी, इलेक्शन में जो अधिकारी लगाए जाते थे, जो कर्मचारी लगाए जाते थे, उन सब को लेकर के, और जिसकी वजह से कोर्ट कचहरी भी खूब हुई और चुनाव आयोग में भी दोनों पार्टियों की तरफ से बार बार प्रतिनिधिमंडल जा करके अपने शिकवा शिकायतें करता रहा, लेकिन चुनाव आयोग ने अपने तरीके से काम किया और उसी का परिणाम रहा कि पोलिंग भी खूब हुई, लोग निडर होकर के चुनाव किए, पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं, राज्य पुलिस का ज़्यादा दखल नहीं रहा और वहाँ पर उसका परिणाम ये हुआ कि ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी वहाँ इस तरीके से अपनी पैठ बनाई है और वो रिजल्ट सामने नज़र आ रहा। नेक टू नेक इस बार फाइट है और तृणमूल कांग्रेस को लग भी रहा था कि ये फाइट इसी तरह से रहेगी, लेकिन फिर भी सोच रहे थे कि पिछली बार की तरह परिणाम कहीं उसी तरह के आएंगे। ये टीएमसी वालों को था इस बात का गुरूर, लेकिन वो गुरूर टूटता हुआ नजर आ रहा है। पर अभी भी बहुत नज़दीकी मामला चल रहा है। बिल्कुल, अभी समय है 3-4 घंटे का तस्वीर साफ होने में, कम से कम 4 घंटे अभी लगेंगे, तब जाकर कहीं तस्वीर साफ होगी। लेकिन बंगाल में वो स्थिति तो नहीं है जो टीएमसी जिसके लिए वहाँ जानी जाती थी, कभी वहाँ पर लेफ्ट जाना जाता था उसके लिए, वो मिथ इस बार टूट रहा है बंगाल। बिल्कुल, जो वर्चस्व पहले था वो कहीं ना कहीं इस बार टूटता हुआ, ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है। विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, अगर दिल्ली में जानेंगे तो बीजेपी ने अपनी जीत की तैयारियां तो पहले से ही कर ली है, तो दिल्ली में क्या तैयारियां देखने को मिल रही है इस समय? बिल्कुल, देखिए, चाहे हम कांग्रेस कार्यालय की बात करें या फिर बीजेपी कार्यालय की बात करें, तो वहां पर जो है जश्न का माहौल जो है वो बनाया जा रहा है। कांग्रेस में तो एक रिवाज रहा है कि हर चुनावी जब रिजल्ट जिस दिन आना होता है उस दिन ढोल नगाड़ों के साथ जो है दिन की शुरुआत की जाती है। हालांकि दिन ढलते ढलते वो ढोल नगाड़े जो है ठंडे जरूर पड़ जाते हैं, लेकिन आज जो है कांग्रेस भी कहीं ना कहीं विश्वास में नजर आ रही है। लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर कॉन्फिडेंट जो है वो बीजेपी नजर आ रही है। सुबह से ही हम देख रहे हैं वहां पर फ्रूट्स काटे जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है, जलेबियां बनाई जा रही है, पूड़ियां तली जा रही है। तो काफी कह सकते हैं विश्वास है बीजेपी को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, और बीजेपी कार्यालय में भीड़ भी जो है वो काफी ज्यादा देखी जा रही है। कांग्रेस में भी हम कह सकते हैं कि मुख्यालय जो है 24 अक्टूबर रोड पे, वहां पर भी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। इंतजार हो रहा है कि दोपहर तक जब स्थिति एक क्लियर नजर आएगी, एक स्पष्ट हम कह सकते हैं कि जो डेटा वो सामने आएगा, उसके बाद जो है जो नगाड़े हैं वो कांग्रेस में ज्यादा बजते हैं, बीजेपी में ये शाम तक भी जो है पता लग पाएगा। दूसरी अगर पश्चिम बंगाल की स्थिति की बात करें तो वहां पर भी अलग अलग हिस्सों में जो तस्वीरें सामने आ रही है, वहां पर लोगों में माहौल काफी जो है उत्साह भरा नजर आ रहा है। लोग काफी उत्साहित हैं ये जानने के लिए कि क्या होगा पश्चिम बंगाल में, क्या वनवास बीजेपी का टूटेगा या फिर वापस से टीएमसी ही जो है सत्ता में वापस आएगी। अगर हम बीजेपी की बात करें तो दिल्ली में इस तरह से हमने देखा कि बीजेपी ने 27 सालों बाद वापस जो है अपना वनवास तोड़ा और सत्ता हासिल करी, उससे एक अलग कॉन्फिडेंस जो है वो पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी बीजेपी को मिला है। और बाकी जो अन्य राज्य के चुनाव है वहां पर पहले ही बीजेपी अपना दबदबा मान के चलती है, लेकिन पश्चिम बंगाल एक बड़ी चुनौती रहा है बीजेपी के लिए। तो हम कह सकते हैं कि ममता बनर्जी के लिए अस्तित्व की लड़ाई है और बीजेपी के लिए सम्मान की लड़ाई है। तो अगर टीएमसी पश्चिम बंगाल में हारती है तो जाहिर तौर पर जो हाल अरविंद केजरीवाल का राजधानी दिल्ली में हुआ था हारने के बाद, वही हाल कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ भी देखा जा सकता है। बिल्कुल, और क्या यहाँ पर नतीजे होंगे, क्या हाल होगा, वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। विशाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।